everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 4th July 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. लेकिन आज का जो डेट है 4th July, इस दिन को क्या मनाते हैं? It is celebrated as the Independence Day of the United States of America. So with regard to world history, let us understand some important facts about how did USA get independence. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इनको इंडिपेंडेंस किस नेशन से मिला, जैसे कि इंडिया को मिला है यूके से, यूएस को भी मिला था ब्रिटेन से, यूके से ही. तो ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज्ड नॉर्थ अमेरिका इन द अर्ली 1600s. और कैन you mention in the comment section who was the first one to you can say discover the Americas. ऐसा पहला आदमी कौन थे जो गए थे? एक स्पेनिश मैन था ये जो गए थे यूएस and he discovered, it is said he discovered the Americas. 4 बार ये गए हैं. So the name of the person, you add that in the comment section. Now coming to understand 1750s के अराउंड यहाँ पे 13 कॉलोनीज थे. अभी कितने कॉलोनीज हैं? वी हैव गॉट, या अगर हम बात करें विद रिगार्ड टू दिस, वी हैव गॉट अराउंड 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए, राइट? तो ऐसे 13 कॉलोनीज थे यहाँ पे विद रिगार्ड टू द यूएस. एंड यहाँ पे दे सेड दैट दे डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू रूल देम एनी फर्दर, सिमिलर दैट वी सी इन इंडिया. तो कॉलोनीज जो थे ये रिप्रेजेंटेड भी नहीं थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सिमिलर दैट वी सी इन इंडिया. हमारे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था एंड ये थे 1750s के टाइम पे. और ब्रिटिश ने भी क्या किया, उनके जो इन जो लॉज बनाते थे, दे क्रिएटेड अ वेरी हैवी टैक्सेशन, हैवी लॉज विद रिगार्ड टू यूएस. तो जैसे कि बहुत सारे ऑपरेसिव लॉज और टैक्सेस लगाए थे, जैसे कि शुगर एक्ट, टी एक्ट, इनटॉलरेबल एक्ट्स, सिमिलर दैट वी सी इन इंडिया. इंडिया में जैसे सॉल्ट टैक्स लगाया था, वैसे यहाँ पे शुगर, टी एंड सो ऑन. So what happened is the people in the Americas, they were very inspired by the European ideals. तो enlightenment के ideas, जैसे हमारे father of Indian Renaissance हम राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं, वैसे उधर भी बहुत सारे लोग थे and they were fighting for liberty, equality. ये principles उनको बहुत अच्छे लगे. And that is when in 1770s, okay, तो 1773 the exact date, कुछ लोग यहाँ पे disguise हुए, अमेरिका के कुछ लोग डिस्गाइज हुए एज रेड इंडियंस, और उन्होंने समुंदर में फेंका उनका जो टी आया था ब्रिटेन से, वो टी उन्होंने समुद्र में फेंकना स्टार्ट किया. और इस इंसिडेंट को हम कहते हैं एज बॉस्टन टी पार्टी. और ये जो लोग थे, ये कौन से ग्रुप के थे? द सन्स ऑफ लिबर्टी. इन्होंने ये डंपिंग किया जो भी बाहर से टी आने लगे, बिकॉज दे सेड व्हाई नॉट यूज द सेम टी दैट इज कमिंग फ्रॉम द अमेरिकाज. बाहर से क्यों लेके आ रहे हैं, और ये बाहर से जो लेके आ रहे हैं इन पे हम ज्यादा टैक्सेस और सब लगाते थे. एंड द ब्रिटिश यूज्ड टू गेट लम सम अबाउट इट, मतलब पैसे बहुत मिलते थे उनको. सो इन दिस केस 1775 में एक पूरा फुल स्केल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हुआ. एंड दे डिसाइडेड कि जुलाई 4th 1776 को मनाते हैं एज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सिमिलर दैट वी सी जब 26 जनवरी 1930 हमने डिमांड क्या था? पूर्ण स्वराज. तो वैसे ही उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था जुलाई 4th. इसीलिए अभी भी वो जुलाई 4th को मानते हैं एज देयर इंडिपेंडेंस डे. नाउ रिमेंबर, इस दिन को उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला. इट वाज नॉट दैट इजी. दे हैड टू फाइट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो बहुत वॉर्स हुए यहाँ पे 1775 से लेके 1883 तक. यहाँ पे colonists received the crucial support from France, Spain, Dutch. इनसे सपोर्ट मिला एंड फाइनली द ब्रिटेन recognized the independence on 1783 और इन्होंने साइन किया था द ट्रीटी ऑफ पेरिस. So when was the Treaty of Paris signed? On September 3rd, 1783. But however, the Independence Day is observed July 4th. Okay, और इस साल जो है, it is the 249th Independence Day. So अगला साल will be like the 250th year, which is a very big important year for the USA. So that is all about the United States celebrating its 249th Independence Day.
Proceeding to the next article. हमारे प्रधानमंत्री is on a 5-day tour to various countries, right? And one such country that we see is Ghana. तो घाना में जो भी उन्होंने agreements किए हैं, डिस्कस किया, कौन से अवार्ड मिला, ये सब हम इस आर्टिकल में देखेंगे. So firstly, he is the first Indian PM to visit in 30 years. हमने हमारे रिलेशंस, नॉर्मल तो ऐसे पहले बाईलैटरल रिलेशन से, नॉर्मल रिलेशन से, इनको हमने अपस्केल किया टू कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप. वी कॉल इट अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप. सो पीएम मोदी हेल्ड टॉक्स विद द घानियन प्रेसिडेंट जॉन महामा. सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना? यू कैन सी जॉन महामा. And where is the capital of Ghana? It is in Accra. Okay, so that's the capital. तो यहाँ पे कौन से सेक्टर्स में हमने ट्रेड बढ़ाया है या रिलेशंस बढ़ाए हैं? We're agreeing to double the bilateral trade in 5 years and cooperation in defense, healthcare, financial या the fintech sector and agriculture. इन सेक्टर्स में हमने cooperate करना चालू किया है. So let's understand some more important facts. Firstly, the map को देखते हैं कि घाना जो है इनके सराउंडिंग कंट्रीज और सब कौन है. सो गाना जो है इट लाइज इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ओके, द वेस्ट कोस्ट. इफ यहाँ भी आप दिखते हैं, यहाँ पे घाना है, यहाँ पे कौन सा ओशन है? फिर वेस्ट कोस्ट पे इनका अटलांटिक ओशन मिलता है. ठीक है, अटलांटिक ओशन. नाउ सी दिस वन, इफ यू सी दिस इज द होल रीजन ऑफ घाना. एंड कौन से रीजन्स, कौन से कंट्रीज इसको सराउंड कर रहे हैं? सो यू हैव द टोगो, you have the Burkina Faso, and you have Côte d'Ivory, which is also called as Ivory Coast. So Côte d'Ivory basically because ये French के अंडर था, so it was called, it's a French word, but if you translate to English it means Ivory Coast, so you can also call it Ivory Coast. तो ये तीन countries इनको surround कर रहे, Togo, Burkina Faso and Côte d'Ivory, and इनका जो capital है it is in Accra. Now coming to understand what are the initiatives जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है. So firstly हमने बोला है कि we will double the scholarships for the students of Ghana. Second, skill development यानी उनका ट्रेनिंग और सब भी सेंटर्स हम establish करेंगे. Third, एग्रीकल्चर में इनको सपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट, जन औषधि केंद्र. ये क्या होता है जन औषधि केंद्र? हम ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे घाना में, ओके, सो दैट उनको अफोर्डेबल मेडिसिन मिले. राइट, लाइक इंडिया में यू हैव दीज जन औषधि केंद्र जहां पे आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं. तो ये मेडिसिन चीपर होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन ऑफ सिप्ला एंड GSK. ये सब थोड़े कॉस्टली होते हैं, व्हेयरएज दीज मेडिसिन आर फॉर चीपर. तो ये हम सेटअप करेंगे घाना में सो दैट उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो. नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रोडक्शन में हम कोलैबोरेट करेंगे घाना के साथ. मिलिट्री सेक्टर में हमने बोला है हम आर्म फोर्स ट्रेनिंग करेंगे, मिलिट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी, बिकॉज अगेन दिस इज अ कोस्टल रीजन. देन डिफेंस सप्लाईज, साइबर सिक्योरिटी, ये सब में हम कोऑपरेट करेंगे. एंड द लास्ट वन, हम ट्रेड को भी डबल करेंगे. ये भी कहा है, एंड बाय गिविंग द UPI टेक्नोलॉजी. तो UPI जो है it was developed by the National Payments Corporation of India यानी NPCI. Now Ghana is not the first country जहाँ पे हम UPI technology दे रहे हैं, whereas there are some other countries that also had UPI. So let's quickly see which are these countries जहाँ पे UPI हुआ है. So the first ever country जहाँ पे UPI को adopt किया था, that is in Nepal. Okay, apart from that Bhutan, Singapore, UAE, France, Mauritius, Sri Lanka, इन countries में UPI जो है ये enabled या adopted किया है outside India, and it is also expanded to other countries like we see like Malaysia, UK, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, Greece. तो बहुत सारे यहाँ पे agreements और partnerships दूसरे countries के साथ भी हुआ है. The first country that we see is Nepal, right? So apart from that, मोदी जी ने क्या कहा है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए या इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इसके बारे में भी हमको क्विकली से देखते हैं. So firstly, Modi's address to the Ghanaian parliament, okay, इन्होंने कहा है कि Africa's goals are our priority and all of this we are saying in the South-South cooperation या global South. और मैंने ये पिछले few classes में बताया था what do you mean by a global South. जो underdeveloped countries है या developing countries हैं जो mainly आते हैं
इक्वेटर के नीचे, यानी कि यू से ना सदर्न हेमिस्फीयर, वो कंट्रीज में हम एकजुट होके हमारे जो भी प्रायोरिटीज है वी विल फाइट फॉर इट टुगेदर, राइट? दैट इज द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। बट डज नॉट मीन कि जो भी कंट्रीज सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ना दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो वी कैन नॉट टर्म ऐसे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं दीज आर डेवलप्ड एंड साउथ में है दे आर अंडर डेवलप्ड, नो। बट जस्ट इफ यू सी majority of the countries that are there are mainly under developed and are developing, इसीलिए ये term establish किया था, but actual में वो गलत होगा ऐसे कहना। So south मतलब the developing या the least developing countries, इनकी priorities को हमको रखना चाहिए। So demand driven and capacity building and local empowerment में focus करना चाहिए। जैसे हमारा एक स्लोगन है लाइक विकसित भारत, राइट, डेवलपमेंट, तो अफ्रीका का भी एक है दैट इज 2063 एजेंडा एंड अफ्रीकाज डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो इंडिया कह रहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके डेवलपमेंट प्लान्स में। फर्दर वी आर स्ट्रेसिंग ऑन ग्लोबल साउथ वॉइस एंड हमने हाईलाइट भी किया था कि अभी G20 का परमानेंट मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन। ओके, सो पहले सिर्फ यूरोपियन यूनियन था एक ऐसा ग्रुपिंग जो G20, लेकिन अभी अफ्रीकन यूनियन ने भी आए हैं और नाउ दे इंडिया वांट्स कि अफ्रीकन यूनियन भी प्रेसिडेंट बने, G20 का प्रेसिडेंट बने। जैसे हम बने थे 2023 में, वैसे हम चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी बने। सो ऑल ऑफ दीज व्हाट मोदी स्ट्रेस्ड। मोदी जी को यहाँ पे एक ऑनर भी मिला है, एक यही भी मिला है रिकग्निशन कॉल्ड as the Order of the Star of Ghana। तो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है और मोदी जी को इसीलिए मिला है बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमैनशिप, बिकॉज ऑफ द पीस ही कंट्रीब्यूट्स टू। तो इन रीजंस की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। फर्दर इन्होंने ट्रिब्यूट भी पे किया टू द क्वामे क्रूमा हु इज द गानास फाउंडिंग प्रेसिडेंट। ओके, कौन है ये? क्वामे क्रूमा, एंड ही आल्सो कॉल्ड गाना एज द बीकन ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, बिकॉज वो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, डेमोक्रेसी पे फोकस करता है। सो इट इज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द अदर कंट्रीज। सो नाउ आई स्टार्टेड द क्लास, आई स्टार्टेड द टॉपिक विद सेइंग कि मोदी जी 5 ऐसे नेशंस टूर में जा रहे हैं, 5 नेशन टूर कर रहे हैं। Which are those 5 nation tours and next कहाँ पे जाएंगे घाना के बाद? So here we see he is going to Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil and Namibia. So Ghana के बाद the next tour is Trinidad and Tobago. So next हम आर्टिकल में वो डिस्कस करेंगे। अभी वो गए हैं Trinidad और Tobago, और कहाँ पे exactly है ये? So you see this particular region, ये कौन सा रीजन है? ये साउथ अमेरिका है, यानी नॉर्थ अमेरिका के बिलो। तो एक यहाँ पे आइलैंड कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं, वेनेजुएला के बाहर Trinidad and Tobago। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है ये। ठीक है, so that is Trinidad and Tobago where the Prime Minister is going next. So that is all with regard to this article. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में बताया है कि इंडिया पिचेस फॉर ओलंपिक्स। IOC ने यहाँ पे कंसर्न्स रेस किए हैं। Let's understand what exactly this is all about. So हमको बताया कि ओलंपिक्स हर 4 साल में होता है। पिछला हुआ था 2024 में, राइट? कहाँ पे हुआ था ये? पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस। अगला जो होगा वो कौन से साल में होगा? 4 साल के बाद, यानी 2028 में। और ये कहाँ पे होगा? दिस विल हैपन इन लॉस एंजलिस विच इज इन USA। एंड 4 साल यानी इसके 4 साल के बाद यानी 32 में होगा, राइट? एंड विद दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये ब्रिस्बेन में होगा। एंड वेयर इज ब्रिस्बेन? ब्रिस्बेन इज इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो अभी 2036 नेक्स्ट ये कहां पे होगा? वी डोंट नो, बट इंडिया अलोंग विद अदर कंट्रीज लाइक कतार, सऊदी अरेबिया, सब चाहते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स अपने कंट्री में हो। तो इंडिया भी बिड कर रहा है कि 2036 ओलंपिक्स हम कंडक्ट करें। तो हमने इसीलिए कुछ डेलीगेशंस भेजे थे
इस कमेटी के लिए, कौन सी कमेटी? आईओसी, आईओसी इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, जो डिसाइड करती है कि अगला होस्ट कौन होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने डेलीगेशन, ताकि अहमदाबाद, इंडिया में जो अहमदाबाद है, दैट शुड बी दी ओलंपिक रीजन और प्लेस वेयर ओलंपिक्स विल बी होस्टेड फॉर 2036। ये हमने डेलीगेशन सेंड किया। और कौन इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, कौन कौन गए थे? सो वी हैव दे वेंट टू द आईओसी हेडक्वार्टर्स, जो हम करेंगे, इट इज मेनली इन लॉसान, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट आईओसी इन अ व्हाइल, सो वेट फॉर दैट। तो कौन गए थे यहाँ पे? हर्ष सांघवी, हु जो है होम अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गुजरात। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दिस बॉडी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द लास्ट। इनकी प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू बी अ पार्ट और टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ IOA। एंड बहुत सारे ऐसे स्टेट ऑफिशियल्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडर्स इस डेलीगेशन में गए थे। सो इस डेलीगेशन में हमने पुट फॉरवर्ड किया कि हम अहमदाबाद एंड ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स वी हैव पुट फॉरवर्ड। हाउएवर हमने ईयर नहीं मेंशन किया है, बट दैट इज द नेक्स्ट ईयर दैट वी वांट टू, ऑल्दो इस डेलीगेशन में हमने इसको मेंशन नहीं किया था, बट बस बोला है कि हमको बनना है होस्ट फॉर द ओलंपिक्स। ना आईओसी ने बोला है कि ये सब तो ठीक है, आप तो ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हो, बट आपकी कंट्री में ना प्रॉब्लम्स हैं। कैसे प्रॉब्लम्स? तो आईओसी यहाँ पे पहले बोला कि आपके जो IOA है, दैट इज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो अभी पीटी उषा एज अ प्रेसिडेंट, अंदर ही अंदर बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। सेकेंडली, बहुत डोपिंग होता है। रिमेंबर आई डिस्कस्ड अ फ्यू डेज अगो विद रिगार्ड टू स्टेट पॉलिसीज, राइट? स्टेट पॉलिसीज स्पोर्ट्स में क्या है, कैसे डेवलप हुआ। तो तभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट, जो 1999 में बनी थी, जिनका हेडक्वार्टर्स था मॉन्ट्रियल स्विट्जरलैंड में, मॉन्ट्रियल कनाडा, राइट। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डोपिंग होता है। डोपिंग का मतलब है ड्रग्स का सेवन होता है ताकि तुम स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करो। नाउ दैट इज अ वेरी रॉन्गफुल प्रैक्टिस इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे डोपिंग ज्यादा होता है। इनफैक्ट डोपिंग क्राइसिस में हम देखें, हाईएस्ट डोपिंग पॉजिटिविटी है हमारे स्पोर्ट्समैन में इन द मेजर स्पोर्टिंग नेशंस एज गिवन बाय द वाडा 2023। तो डोपिंग ज्यादा होती है, ये भी उन्होंने कहा। तीसरी उन्होंने कहा है कि पुअर ओलंपिक परफॉर्मेंस, अगर ओलंपिक्स की बात करें, हम टॉप 5 में, टॉप 10 में भी नहीं आते, हम 71st हैं। कब लास्ट ओलंपिक्स की बात करें, वी आर 71st इन द पोजीशन। सो आवर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। तो हम क्यों दे तुमको? इसमें थोड़ा हमको अभी क्वेश्चन हो रहा है कि प्रॉबेबली इस बार 2036 में नहीं हो पाता है, बिकॉज आईओसी ने कंसर्न्स ऐसे रेज किया। नाउ अंडरस्टैंडिंग डोपिंग, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये लास्ट क्लास में किया था, कुछ रैंक्स यहाँ पे देखते हैं। तो अगर पूरे डोपिंग की बात करें, वी आर हाईएस्ट, बट अगर सिर्फ माइनर्स की बात करें, यानी बिलो 18 ईयर्स की बात करें, रशिया इज फर्स्ट एंड इंडिया इज सेकेंड। Okay, so that is also not a good thing, but this is sad that minors में भी हम ये ड्रग्स और सब यूज कर रहे हैं, ताकि इंजेक्ट और सब कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करें। थर्ड थिंग, इन द ट्रैक एंड फील्ड केसेस स्पेशली हम नंबर 2 में आता है। सो रनिंग एंड एथलेटिक्स में भी सेकंड आ रहे हैं फॉर व्हाट? फॉर डोपिंग। पहला कौन सा है? केन्या। तो केन्या में भी वो ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं टू गिव देम दैट एड्रेनलिन रश, टू गिव देम दैट एक्स्ट्रा डोपामाइन हिट so that they can run well. So that is the doping crisis that we see. Now let's quickly understand the important bodies. As I said कि मैं बताऊंगी IOC के बारे में। तो IOC के पास गए, IOC क्या करता है? कौन नेक्स्ट होस्ट बनेगा? जो ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, तो ये पूरा ये ऑर्गेनाइज करने वाला है। So that is what exactly IOC does. Now IOC was established in the year 1894 by Pierre de Coubertin, okay, ताकि वो ओल्ड जो रिवाइव कर सके द एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स। यहाँ पे हम देखते हैं द हेडक्वार्टर्स इज इन लॉसान स्विट्जरलैंड। तो हमारा जो डेलीगेशन है पीटी उषा एंड हर्ष सांघवी, ये यहाँ पे गए थे, ठीक है, दैट इज इन लॉसान। द नेम मिशन इज टू बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। और अभी इनके प्रेसिडेंट कौन है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी साल ही बनी है
शी इज द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट अमेरिकन African president to be a president of the IOC. Okay, what is the name? Kirsty Coventry. Kirsty Coventry is the first woman and African president of the IOC. अभी IOA के बारे में देखते हैं, जो इंडिया वाला है, दैट इज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. तो अगर हमको भेजने हैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन्स इन कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, तो ये ओवरसी कौन करता है? IOA ओवरसी करता है. सो IOA is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports. Can you tell me who is the current minister of Youth Affairs and Sports? Use the comment section to answer that. It was established in 1927 and कौन थे इसके president and secretary general? Sir Dorabji Tata जे उनके president and Dr. A.G. Noengren was the secretary general. And currently who is the president? Current president is P.T. Usha. And she is the first woman. Okay, next, he registered as a non-profit organization under the Societies Registration Act of 1860. तो ये पूरा आपने देखा about IOC and IOA. ये इंटरनेशनल वाला है, ये इंडियन वाला है. ठीक है, let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू कि अभी होगा पार्लियामेंट के सेशंस. कब होगा? मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा 21 जुलाई को, राइट? तो 21 जुलाई में इन्होंने बोला है कि दे विल टेक अप द केस ऑफ यशवंत वर्मा's इम्पीचमेंट. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्यों निकालना चाहते हैं ये हाई कोर्ट के जज को, जो है यशवंत वर्मा. नाउ व्हाट हैपेंड इन यशवंत वर्मा? नाउ द केस गोज बैक ऑन मार्च 14th की बात है. मार्च 14th में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली इट वाज फाउंड कि यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में, के घर में बहुत सारे बर्न्ड नोट्स बरामद हुए. इट इज सेड दैट अराउंड 15 करोड़ का यहाँ पे मिला है वर्थ द अमाउंट. ठीक है ना, यशवंत वर्मा कहते हैं ये तो मेरा नहीं है. एंड देयर वी सी दैट यशवंत वर्मा उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? इट वाज संजय खन्ना. तो संजय खन्ना ने क्या क्या इनको ये बोला कि you have to he was sent to another court, that is संजीव खन्ना ने सेंड किया था उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है, सो दिल्ली हाई कोर्ट के से he was shifted to इलाहाबाद हाई कोर्ट ताकि पूरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो. सो देन a 3-member committee was formed with regard to high court judges and supreme court judges. पूरी इंक्वायरी बिठाई और ये पूरा रिपोर्ट सेंड किया था May 4th को. सो 2-3 महीने के बाद ये रिपोर्ट को सेंड किया गया था to the president and the prime minister. Now they have the reports, they have the data with regard to what is the entire case all about. And अभी इन्होंने बोला है कि हम proceeding start करेंगे with regard to this. Now कैसा होता है removal of the judge? Let's quickly understand that and how does this work. Okay, so procedure क्या है to remove both SC यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज, दोनों का अगर रिमूवल करना है प्रोसीजर सेम है. फर्स्ट स्टेप इज यू रिक्वायर अ रिटन यू कैन से सिग्नेचर्स. ओके, आपको सिग्नेचर्स की आवश्यकता है. 100 लोकसभा के मेंबर्स और मतलब ईदर 50 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा. तो साइंस चाहिए, सिग्नेटरीज चाहिए 100 फ्रॉम लोकसभा, या आप राज्यसभा में 50 भी काफी है. तो एक बार इनको साइन किया, उन्होंने मोशन साइन किया. यहाँ पे पावर आता है स्पीकर के पास इफ इन केस ऑफ लोकसभा, या चेयरमैन के पास इन केस ऑफ राज्यसभा, कि आगे क्या इसको बढ़ाया जाए या इसको बंद किया जाए. सो हु हैज द पावर? ईदर द स्पीकर फॉर द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर द केस ऑफ राज्यसभा. नाउ इफ दे से कि हाँ ठीक है आगे इसको पास कर लेते हैं, तो फिर एक कमिटी बिठाते हैं व्हिच इज कॉल्ड द 3-member committee. Okay, now who should be in the committee? The Supreme Court, High Court and the distinguished jurist. और ये कहाँ पे लिखा है? This is under the Judges Inquiry Act of 1968. So under this 3 लोगों की टीम बिठाते हैं. Now this will be different from the inquiry team that we see that was given in the start. वो तो बस देखना चाहती थी कि वो guilty है या नहीं है, जो भी है. So this is because of the proceedings of the court. ये कमिटी उन्होंने बिठाई है. Now if the committee says कि yes this is absolutely true या ये guilty है judge, then क्या होता है? तभी voting होता है. So once found guilty, imagine कि guilty है
देन वोटिंग होता है। कहां पे वोटिंग होगा? पार्लियामेंट में। ओके यानी कि पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगा, एंड दोनों हाउसेस में वोटिंग होगा। एंड हाउ मच वोटिंग डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर 2/3 ऑफ वोटिंग, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी वोटिंग करनी है। सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ स्पेशल मेजोरिटी वोट। सो दैट इज द प्रोसेस को मुश्किल बनाया, इतना इजी भी नहीं बनाया कि तुम सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज को हटा सकते हो। सो दैट इज द प्रोसेस। नाउ इफ ही इज नॉट फाउंड गिल्टी देन दिस स्टॉप्स राइट हियर। ठीक है, अगर उन्होंने फाइंड आउट किया कि नहीं इनको फंसाया गया है या नहीं इन्होंने सब कुछ सही किया है, देन इट डज नॉट प्रोसीड, वोटिंग नहीं होती। बट अगर गिल्टी होते हैं तो वोटिंग होती है। नाउ इफ द वोटिंग हैपेंस और ये पास हुआ, okay, so they got the 2/3 majority, then who has a final say of removal? It is the president. President final order pass करता है। So ultimately finally the president removes. Now remember constitution में बस लिखा है कि दो चीजों के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हो। What are the two things? The first one, proved misbehavior. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से दो शब्द लिखे हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। Okay, so if they ask you what are the two things mentioned in the constitution for the removal of a Supreme Court or High Court judge, that is only these two words. इसको define भी नहीं किया है, बस ये दो words का mention किया है। तो ये पूरा process हम देख पाएंगे probably 21st जुलाई जब मॉनसून सेशन होता है। Let us see if so far remember कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज ऑफिस से निकाला नहीं है, वो पहले ही रिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज कैन द सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट पास्ड बाय अ स्टेट। सो फॉर एग्जांपल स्टेट ने लॉ बनाया, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को हॉल्ट कर सके? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस केस। तो ये केस आया था रिसेंट, हम देखते हैं नंदिनी सुंदर वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, सो व्हाट डज दिस केस टॉक अबाउट? द केस सेड the use of special police officers। अभी क्या है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स? स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स was started by the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, इन एंटी माओइस्ट, तो आपने सुना होगा नक्सलबारी विलेजेस थे या नक्सलाइट मूवमेंट या एंटी माओइस्ट मूवमेंट के लिए इनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बनाया। कैसे बनाया? लोकल ट्राइब्स के आदमी को लिया और उनको थोड़ा सिखा के बंदूक दिखा के उनको बोला कि तुमको लड़ना है, अगर ये माओइस्ट तुमको मिले या नक्सलाइट मिले तो तुम अटैक और सब कर सकते हो। तो किनको पावर दिया उन्होंने दिया कुछ लोकल ट्राइबल यूथ को, राइट, एंड दे कॉल्ड हिम व्हाट? दे कॉल्ड हिम स्पेशल पुलिस फोर्स। ठीक है, सो द ग्रुप्स लाइक सलवा जुदुम, कोया कमांडोज एंड सो ऑन। नाउ कुछ एक्टिविस्ट जैसे कि नंदिनी सुंदर ये कोर्ट के पास चले गए। इन्होंने बोला ये जो तुम कर रहे हो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को, तुमने कुछ यूथ को बंदूक दिया है और बोला है कि तुम मार सकते हो, तो ये तो हमारे जान के लिए भी खतरा है, राइट? यू गिविंग देम पावर्स। क्या मतलब किस बेसिस में तुमने ये किया है? और ये प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती, बिकॉज दीज आर सिविलियंस, दीज आर यूथ एंड दे आर गिवन आर्म्स टू किल अ माओइस्ट। तो इन्होंने रेस किया एक्टिविस्ट लाइक नंदिनी सुंदर एंड अदर्स। ना सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2011 में, दैट इज जुलाई 5 में दिया, और बोला कि यस स्टेट कैन नॉट डू दिस। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो है ये गलत है, जब आप इनको ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप उसको बंदूक दे रहे हो। सो यस इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, राइट? इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पब्लिक, फॉर द सिविलियंस। तो ये बंद करो। सो स्टेट मस्ट सीज एंड कुड नॉट यूज एसपीओज इन एनी काउंटर माओइस्ट, बिकॉज ये ट्रेनिंग इनकी नहीं हुई है, पेमेंट इनको नहीं मिला है। सो दे वर वेरी अंडरपेड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, फायर आर्म्स यूज टू एसपीओज मस्ट बी रिकॉल्ड, मतलब जो भी तुमने बंदूक दिया वापस लेके आओ। थिर्डली, ये जो ग्रुप्स है सलवा जुदुम एंड ऑल, इनको बंद करो, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, सो द यूनियन गवर्नमेंट वाज डायरेक्टेड टू स्टॉप द फंडिंग, जो भी तुम इनको फंड दे रहे हो ये बनाने के लिए, ये भी बंद करो। तो फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया? बिकॉज ये लॉ तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लेके आए। सो व्हाट डिड दे डू इज
they created another law. What was this other law? The law was Chhattisgarh Auxiliary Armed Forces Act 2011. तो इन्होंने लॉ लेके आए और इस लॉ में क्या बताया? लॉ में बोला है कि न्यू पुलिस फोर्स बनाएंगे टू असिस्ट द रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प करने के लिए इन द एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस और द एंटी नक्सल ऑपरेशंस एक दूसरा एक पुलिस फोर्स बना दिया। इस पुलिस फोर्स को 6 मंथ ट्रेनिंग भी मिला। इस पुलिस फोर्स को इंश्योर किया कि स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी मिला। सेकेंडली, नॉट प्लेसिंग इन अ फ्रंट लाइन, डायरेक्टली वो कॉम्बैट नहीं करेंगे एंटी माओइस्ट में, ये बस हेल्प करेंगे, राइट। सेकेंडली, ये रिक्रूटमेंट करेंगे ओनली फ्रॉम एलिजिबल एसपीओज, और वो भी स्क्रीनिंग के साथ। ऐसे नहीं उठा के बोला कि ये ले बंदूक ले और अटैक कर, नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये होगा। तो वापस से पिटिशन ने बोला अरे ये देखो वापस से इन्होंने लॉ बनाया, वापस से एसपीओ बनाया, क्या हुआ आपका, आपके तो पावर यानी सुप्रीम कोर्ट का पावर का तो उल्लंघन किया ये, है ना। आपने बोला कि ये सब मत करो और देखो सुप्रीम कोर्ट ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वापस से लॉ बनाया, तो ये तो आपको डिसोबे कर रहा है। और डिसोबे का मतलब हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। तो ये क्या करे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नाउ रिमेंबर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट देयर आर 2 टाइप्स, ओके। What is contempt? When you disobey. So it could be a civil contempt or it could be a criminal contempt. So when you are disobeying the court, that is called as contempt. Now civil और criminal में क्या है? अगर तुम किसी जज को गाली देते हो, अगर उसको मारते हो या कुछ ऐसे चीजें करते हो जो जज के खिलाफ है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल। अगर तुमने उसके आदेश का उल्लंघन किया है या मतलब कोर्ट ने तुमको बुलाया है इस दिन में लेकिन तुम नहीं जाते हो, तो उसको बोलते हैं सिविल, तुमने आदेश का पालन नहीं किया। तो ये तो है कि छत्तीसगढ़ ने आदेश का पालन नहीं किया, लाइक अ सिविल कॉन्टेम्प्ट, राइट। दे स्टिल क्रिएटेड अ लॉ। सो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट देन से? डिड दे से कि यस इन्होंने उल्लंघन किया है या नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बिल्कुल सही है इससे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विद रिगार्ड टू द कॉन्टेम्प्ट पिटिशन कि नहीं, छत्तीसगढ़ ने जो भी किया वो सही किया। Whatever they did, it is right. Why? Firstly, कंप्लाई किया है 2011 के ऑर्डर। हमने क्या बोला कि इनको ट्रेनिंग नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया। सो एब्सोल्युटली दैट दे डिड। एसपीओज जो है वो बंद किए, पर ये दूसरा जो फोर्स है इसको ट्रेन किया, डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं किया है, एंड दे हैव चेक्ड वेल बिफोर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्क्रीनिंग भी हुआ है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड थिंग, इनका तो राइट है ना लॉ बनाना, वो तो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक लॉज। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। हमारा काम है बस चेक करना कि क्या वो सही है या गलत। इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे, उसको हम बंद करेंगे। पर ये तो जो किया है उन्होंने वो सही किया है बिकॉज उन्होंने फॉलो किया है। सो पासिंग अ लॉ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज contempt because that is their right। जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉज चेक करना, ओके, टू इंश्योर, वैसे ही लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। तो उन्होंने उस बेसिस पे काम तो सही किया है। फर्दर हम दूसरे केसेस की बात करें, इंडियन एल्यूमिनियम को वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे 1996 का ये केस है, इसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट कोर्ट्स मस्ट रिस्पेक्ट द बैलेंस ऑफ पावर एंड कैन नॉट प्रिज्यूम कॉन्टेम्प्ट अनलेस अ लॉ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक तुमको रिस्पेक्ट करना होगा कि स्टेट लॉज बना सकती है। इज दैट क्लियर? सो ये पूरा केस था विद रिगार्ड टू द छत्तीसगढ़। सो अगर हम इसको समराइज करें, लेट अस क्विकली समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग। पहले हमने देखा द एक्टिविस्ट नंदिता ने क्या किया है, इन्होंने बोला था कि ये जो एसपीओज बने थे वो गलत है बिकॉज इनको ट्रेनिंग नहीं दी है। तो 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने बोला है कि यस दे प्रोहिबिटेड अनट्रेन्ड सिविलियंस इन दिस एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस, इसको मत यूज करो। तो फिर छत्तीसगढ़ ने लॉ बनाया और इस लॉ में बोला कि ट्रेनिंग वेनिंग होगा, ओके, ये डायरेक्टली कॉम्बैट नहीं करेंगे, स्क्रीनिंग होगा तो ही इनको हायर करेंगे। So the new law was made by छत्तीसगढ़ and इसमें professionalism and proper forces इन्होंने बोला है। Now this was not called as contempt of court because
पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का हक है लॉज बनाना, टू फ्रेम न्यू लॉज, और वो चेक करेंगे तभी जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए तो ये भी वो लॉ चेक करेंगे, लॉ सही है तो देन इट विल बी कंटिन्यूड, अगर लॉ सही नहीं है तो देन दे कैन स्ट्राइक डाउन द लॉज। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द होल इशू ऑफ दिस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है India's first clinic for transgender persons. What is the name of this clinic? This is Sabrang. Okay. Now what is this Sabrang का मतलब क्या है? All colors. What exactly does this mean? What do you get from this? LGBTQ, right? LGBTQ plus, right? ये क्या है? Now this is a clinic which is staffed by all transgenders, which is even with regard to जो management है पूरा transgenders कर रहा है, and this is India's first ever clinic to do so. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए. And where is this clinic located? This is in the state of Telangana in Hyderabad. In fact, Sabrang was not actually the first one. Okay, तो इससे पहले we had the Mitra clinic. ओके, बट मित्र क्लिनिक कुछ महीने जब वो चला बंद किया गया. क्यों? बिकॉज USAID बहुत महीने पहले, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, वी हैड सीन ना कि US ट्रम्प ने बोला कि USAID के जो फंड्स वो फ्रीज किए गए थे, तो USAID के पास फंड्स नहीं थे, तो हमारे फंडिंग रुक गए थे, और फंडिंग रुकने के कारण मित्र क्लिनिक भी बंद हो गया. तो मित्र क्लिनिक को बंद करके इन्होंने क्लिनिक तो बनाया है और ये क्लिनिक को अलग नाम भी दिया है, एंड द नेम ऑफ द क्लिनिक इज Sabrang. So this is the first clinic for the transgender people. It is run by transgender people, the staff is transgender, and it is managed entirely by the members of the transgender community. So it is said that over 3,000 patients have been served because of this particular क्लिनिक. तो ये आपको वन लाइनर्स में जरूर पूछा जा सकता है. यहाँ पे इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? बिकॉज उस टाइम पे तो USAID था. यहाँ पे यू हैव सपोर्ट फ्रॉम द टाटा ट्रस्ट, प्रोजेक्ट लीड सुभाष घोष. सो मेजर इट इज द टाटा ट्रस्ट दैट इज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. ओके, ऑल सिग्नल्स दैट इज टेलिंग अ मोर एक्सपेंसिव एंड ऑल इंक्लूसिव व्यू. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन किसी दूसरे कंट्री से नहीं, खुद के कंट्री से, यानी कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन. और कितना यहाँ पे फंडिंग दिया है? फंडिंग यहाँ पे दिया है अबाउट 1.5 लाख करोड़ रुपीस, 1.05 लाख करोड़ रुपीस. सो लेट्स क्विकली सी अबाउट इट. तो यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था कॉल्ड एज अ DAC मीटिंग. नाउ DAC मीटिंग का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC. ये चेयर कौन करते हैं? हमारे डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह. तो इन्होंने ये चेयर किया था और बोला है कि हम एम करेंगे टू एनहांस द आर्म्ड फोर्सेस कैपेबिलिटीज, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान में रीजन जैसे कि वो कैसे आतंक मचाते हैं, इसीलिए इस बॉर्डर स्पेशली हम फोर्स इंश्योर करेंगे कि हमारी कैपेबिलिटीज ठीक ठाक हो. सो यहाँ पे 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया था इस पर्टिकुलर मीटिंग में, एंड कितना टोटल वर्थ 1.05 लाख. और सभी जो हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो इंडिजीनियस यानी खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे. तो जो जैसे मिसाइल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, सर्फेस टू एयर, तो सब जो मिसाइल्स और सब ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिया डेवलप्ड होगा. बट इन द सेम एस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि हम जुलाई 15 को यानी इस महीने वी आर ऑल्सो टेकिंग सम एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम USA. And what are these helicopters called? तो ये भी एक आर्टिकल इसी में दिया है. So let's see. It is called the Apache Combat Helicopters. तो 3 ऐसे हेलीकॉप्टर्स आएगा इंडिया में on July 15th is what we understand. और Apache हेलीकॉप्टर्स ये कहाँ से लेके आए हैं? हम USA से लेके आ रहे हैं. Now यहाँ पे आपको एक आंसर करना है. What is India's indigenous helicopter and aircraft कॉल्ड? ओके, इंडिया ने खुद से एक हेलीकॉप्टर बनाया है और एयरक्राफ्ट बनाया है, LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. कैन यू गेस दैट इन द कमेंट सेक्शन? क्विकली आंसर, जो हमने ऑलरेडी डिफेंस के क्लासेस में कवर किया है. ओके, सो ये हम ले रहे हैं बाहर से. नाउ कुछ दिन पहले मैंने ये भी बताया था अबाउट तमाल एंड उदयगिरी. तो ये आज द इंडियन एक्सप्रेस में आया. सो लेट्स हैव अ रिकैप. क्या है ये? तमाल जो है ये हमने किस कंट्री से लिया है? हमने लिया है रशिया से. ओके, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट अंडर? प्रोजेक्ट का नाम था
1135.6। प्रोजेक्ट का नाम है 1135.6 एंड ये कौन से क्लास के ये है शिप्स हैं? इट इज द तलवार क्लास। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर तमाल? क्या ये सबमरीन है या बस एक नेवल शिप है? क्या है ये एक फ्रिगेट है। एंड आई एक्सप्लेन कि फ्रिगेट का मतलब क्या है। ये जो शिप्स हैं इट इज मेनली यूज फॉर पेट्रोलिंग, लाइक सिक्योरिटी गार्ड जैसे बोलते हैं ना, वैसे हैं। तो ये नेवल शिप्स में पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू योर डिस्ट्रॉयर्स, बट इसमें भी आप मिसाइल्स और सब डाल सकते हो, तो आप मिसाइल्स और सब इसमें फिट कर सकते हो। सो ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल होगा और हम देखते हैं। सो तमाल हम रशिया से लेते हैं। नाउ अगर द क्वेश्चन कम्स अकॉर्डिंग टू डेटा, लाइक अगर हम सिप्री डेटा की बात करें, दैट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हिच इज अ कंट्री जो हम सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स लेके आते हैं। इज इट यूएसए और इज इट रशिया? द आंसर इज रशिया। सो रिमेंबर, टॉप इंपोर्ट्स जो हम करते हैं आर टेकन फ्रॉम रशिया। ओके, बट अगर ग्लोबली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पूछा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पूछा एंड इंपोर्टर पूछा, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? वो है यूएसए, बट हम सबसे ज्यादा करते हैं रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर की बात करें, मतलब कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, तो कौन सा है रैंक? दैट इज यूक्रेन सबसे ज्यादा खरीदता है और इंडिया का रैंक है सेकंड। India is second in the rank for importing of defense equipments and we take it mainly from Russia. In fact, हमने खुद से भी कुछ बनाया है, ठीक है? So that is उदयगिरी, जो हमने कुछ दिन पहले किया था। This is again a stealth frigate. ये भी एक फ्रिगेट है, लेकिन ये वाला हमने खुद से बनाया है। एंड कौन से बॉडी ने बनाया है ये? दिस इज द मैसगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, ये मुंबई में है। तो ये हमने खुद से बनाया था। अंडर विच प्रोजेक्ट? अंडर प्रोजेक्ट 17A। सो यू नीड टू रिमेंबर द प्रोजेक्ट्स हियर, ठीक है? ये 17A था, ये 1135.6। सो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू तमाल शिप्स एंड उदयगिरी, जो एक तो हमने लिया है रशिया से और दूसरा हमने लिया है खुद से बनाया है। So that is all with regard to today's daily news analysis. I hope you have got maximum out of this. I will see you in the next video where I will be discussing the 20 GK questions. Thank you so much for watching.